कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो फिजिक्स का वीडियो लेक्चर है। और आज हम फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली लाइट के बारे में जानना है, उसके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है और उसके रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ध्यान देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो चीज समझनी है इस चैप्टर में वो है लाइट, कि व्हाट इज कॉल्ड लाइट, आखिर में है क्या ये लाइट। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल ले हम लोग यहाँ पर कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं या फिर जब हम किसी अंधेरे जगह पर रहते हैं तो हमको या तो चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती या तो बहुत ही कम दिखाई देता, एकदम न के बराबर दिखाई देता उस कमरे में जो भी चीजें रखी हुई है या फिर उस जगह पे जो भी चीजें हैं। बट जैसे ही लाइट आती है उस रूम में, उस कमरे में, जैसे ही लाइट ऑन होगी हमको उस रूम में रखे हुए सारी चीजें दिखाई देने लगती है। उस रूम में रखी हुई सारी चीजें दिखाई देने लगती है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले ले कि रात के टाइम पे जब कुछ भी नहीं है, सारे लाइट्स ऑफ है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हमको अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही सुबह के टाइम पे उसी जगह पे जाते हैं हमको सब कुछ दिखने लगता है कि आसपास क्या चीजें हैं, क्या सीन है आसपास का। तो यहां पर एक बेसिक सी डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में, कि रात के टाइम में या फिर अंधेरे वाले टाइम में लाइट नहीं है और जब लाइट ऑन हो गई या फिर दिन के टाइम में लाइट आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस इसी चीज का है, इसी चीज का प्रेजेंस है और इसी चीज का एब्सेंस है, जिसकी वजह से हमको चीजें दिख रही हैं एक केस में, मतलब रात के दिन के केस में चीजें दिख रही हैं, बट रात के केस में, अंधेरे वाले केस में हमको चीजें नहीं दिख रही है। ये किसके एब्सेंस एंड प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, तो वो है लाइट। ठीक है, तो अब लाइट के एब्सेंस एंड प्रेजेंस की और या फिर प्रेजेंस की वजह से हमको क्या हो रहा है लाइट की वजह से जो हमको चीजें दिख रही हैं। तो दरअसल इसके लिए बात यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट स्ट्राइक करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है, उस पर गिरती है, तो वो उससे टकरा करके वापस हमारे आंखों में एंटर करती है, वो उससे टकरा करके वापस हमारे आंखों में एंटर करती है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई स्टोन रखा हुआ है, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उस पे से अगर हमको वो दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पे लाइट पड़ रही है, उस पे लाइट गिर रही है, फॉल हो रही है और वहां से उससे टकरा करके वापस हमारे आंखों में घुस रही है, तब जाकर के हमको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर ऐसा ना हो, बीच में अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि वो लाइट हमारे आईज में एंटर ना करे, तो हमको वो बड़ा सा पत्थर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइट होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ करके वापस हमारे आंखों में एंटर करनी चाहिए, तभी हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये हुई लाइट। तो ये लाइट की एक प्रॉपर्टी हो गई कि लाइट ही वो चीज है जो हम लोगों को देखने लायक बनाता है, देखने के काबिल बनाता है। ठीक है, तो अगर हम लाइट को डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोगों को देखने के काबिल बनाती है, जो हम लोगों को देखने के काबिल बनाती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट, ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं किसकी वजह से, तो लाइट की वजह से। ठीक है, तो ये बात होगी। और हाँ, लाइट के बारे में और एक चीज जान लेना है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ खास जानना नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो होता है, लाइट का जो एक रे होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों होते हैं उस रे में, इस वजह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लाइट की बातें। अब हम बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर हम इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइट, व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज after striking a hard opaque surface in the same medium in which the light ray is traveling is called reflection, is called reflection। तो यहां पर मैंने जो अभी बोला उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया, ओपेक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओपेक बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइट ग्लास से टकरा करके वापस नहीं आएगा, लाइट ग्लास से टकरा कर वापस नहीं आएगा। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उससे लाइट पार हो जाता है, अगर वो पार हो गया तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
रिफ्लेक्शन तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगा और वापस उसी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा था, तो उसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मतलब अगर लाइट उसको पार कर गया उस ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा वो बाद में जानेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना चाहें, सबसे पहले अगर देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब है जिस मीडियम से जा रहा था, टकराया और वापस उसी मीडियम में आ गया। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, इन द की जगह इनटू द सेम मीडियम, after striking a hard opaque substance is called reflection of light. Is called reflection of light. The phenomenon of bouncing back of light rays into the same medium after striking a hard opaque substance is known as reflection of light. तो ये होता है reflection of light कि मतलब अगर कोई opaque substance यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ये रहा मेरा opaque substance, सपोज ये स्टोन ही है, अगर लाइट रे इस पर आई तो इस मीडियम से, मान लेते हैं ये मीडियम एयर वाला था, ये एयर वाला मीडियम था, इस मीडियम से आया और वापस इसी मीडियम में घूम के चला गया, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से आ रहा था, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गया, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब एक बात और ध्यान से जान लेना है कि रिफ्लेक्शन होता है तो क्या किसी भी तरह से हो जाएगा? नहीं, यहां पर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो जो रूल्स को हमने पहले भी पढ़ा है, यहां पर फिर से देखना है उस चीज को कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हम लोग पढ़ते हैं, दो लॉज कि सबसे पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा लॉ ये पढ़े कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, उसको भी देखते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, फिर नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये सारी चीजों का भी जानना है हम लोग को पहले। चलिए देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर कोई एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, ये लाइट रे यहां से आया इस पॉइंट ए पर, इस सब्सटेंस के पॉइंट ए पर स्ट्राइक किया। ठीक है, लाइट रे इधर से आया, इस सब्सटेंस के पॉइंट ए पर स्ट्राइक किया और ऐसे चला गया। अगर हम बात करें, इसको नाम दे देते हैं, सपोज समझ लीजिए ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट रे अलोंग AB आया और अलोंग AC रिफ्लेक्ट हो गया, चला गया। अलोंग AB आया और अलोंग AC रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर जो लाइट रे क्या बोलते हैं, सरफेस को स्ट्राइक किया, जो लाइट रे सरफेस को स्ट्राइक किया वही लाइट रे हमारा इंसिडेंट रे होता है। सॉरी, जो लाइट रे
सरफेस को स्ट्राइक करता है वही हमारा इंसिडेंट रे होता है। और जो लाइट रे सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वापस उस मीडियम में लौटता है, जो बाउंस बैक होने के बाद जो लाइट रे होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये वाला इंसिडेंट रे हो गया। ये वाला इंसिडेंट रे हो गया और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, क्योंकि ये जो रे है ए बी वाला जो रे है ये आ रहा है और इस सब्सटेंस के पॉइंट ए पर स्ट्राइक कर रहा है, और जो एसी के अलोंग जो रे जा रहा है वो इस सब्सटेंस पे स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में जा रहा है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ था उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो मतलब यहां पे मेरा पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो इस सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में नॉर्मल होता है। मतलब इस सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी होता है वो। तो ये जो होता है ये मेरा नॉर्मल होता है, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया जाता है। और नॉर्मल लाइन से जो सब्सटेंस है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये होता है मेरा नॉर्मल लाइन और ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट रे तक जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल लाइन से जो रिफ्लेक्टेड रे तक एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें हो गई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया जो हमारा सब्सटेंस में स्ट्राइक कर रहा है वो इंसिडेंट रे हो गया, जो स्ट्राइक करने के बाद वापस जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नॉर्मल जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ लाइट का वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फिर नॉर्मल लाइन से लेकर के इंसिडेंट रे तक जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल लाइन से लेकर के रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जो लॉज हैं, लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है इसको इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग। ध्यान से देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन होता है वो अपनी मर्जी से नहीं, मतलब उसके भी वो भी किसी रूल्स को कुछ रूल्स को फॉलो करता है, उसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला जो रूल है वो हमारा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना इसको कि जो सबसे पहला रूल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा कभी कभी जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग ऐसा न दिखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, बट एक्चुअल में होता है। दैट इज, इसका मतलब हो गया कि एंगल आई जो है वो मेरा और एंगल आर जो है वो दोनों इक्वल होगा। आई और आर दोनों इक्वल होगा, यही होता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो दूसरा लॉ है वो ये है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल
lie in the same plane। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड रूल। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले वाले का तो हमने मतलब समझ लिया, अब इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया मेरा एक हार्ड सरफेस। ये दिखाने का मतलब ये है कि ये मतलब लाइट, ये जो मैंने लाइनिंग नीचे खींचा है इसका मतलब ये है कि लाइट जो है इसे क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसके आर पार नहीं होगा, ये यहां से वापस चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये लाइट आया और ऐसे गया, ये रहा मेरा नॉर्मल। ठीक है, ये रहा मान लीजिए ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ध्यान देखिए, इसका मतलब ये है कि ऑल लाई इन सेम प्लेन का मतलब ये जो तीनों चीजें हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों चीजें हैं ये एक सेम प्लेन पर लाई करती हैं। सेम प्लेन पर, अलग अलग प्लेन पर नहीं होती है, सेम प्लेन पर लाई करती है। ठीक है, सेम प्लेन पर लाई करती है, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। तो ये दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, तो ये है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है मिरर्स के बारे में। ठीक है, मिरर्स के बारे में पढ़ना है, बट क्लास 10 में हम लोग को जो मिरर पढ़ना है वो नॉर्मल प्लेन मिरर नहीं है जो हमारे घर में होता है, वो हम लोग को देखना है स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। चलिए देखते हैं, पहले मिरर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद प्लेन और स्फेरिकल देखेंगे। मिरर्स है क्या? मिरर्स ऐसे ग्लास के पीसेस होते हैं जिनका एक फेस ठीक रहता है, लेकिन दूसरे एक फेस जो है वो सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, सिल्वरिंग किया जाता है किसी भी एक फेस पर। ये रहा एक ग्लास का टुकड़ा मान लीजिए मेरा, और इसके किसी भी एक फेस पर या तो इस तरफ या तो इस तरफ हमको सिल्वरिंग करते हैं, जिससे क्या हो कि लाइट इसको पार ना कर पाए, कि लाइट इसको पार ना कर पाए। और यही जो होता है मेरा मिरर होता है, जिसमें हमारा इमेज बनता है रिफ्लेक्शन के बाद। हमसे लाइट हमसे टकराता है, हमसे टकरा कर फिर मिरर पे स्ट्राइक करता है और फिर मिरर के अंदर हमारा इमेज बन जाता है। ठीक है, तो वही होता है मिरर, एक ग्लास का टुकड़ा ही होता है मिरर, जिसके एक फेस को सिल्वर्ड किया जाता है, सिल्वरिंग किया जाता है उसके एक फेस को, जिससे कि लाइट आर पार ना हो पाए। ठीक है, तो ये होता है मिरर। अब हमको दो टाइप के मिरर यहाँ पे देखना है। पहले प्लेन मिरर जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक नया चीज जो देखना है वो है स्फेरिकल मिरर्स। उसके बारे में भी क्लास 7 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा ही होगा हमने, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? तो एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसपे लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है, बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाले में देखिए, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला वो बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है उसके प्रॉपर्टीज को भी हमने पढ़ा है पहले, कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो सेम साइज का होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे इमेज बनता है प्लेन मिरर में। और तीसरा ये होता है कि यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन हो जाता है प्लेन मिरर की इमेज में, मतलब हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट हो जाता है इमेज के लिए, और हमारा जो राइट पोर्शन है वो इमेज में लेफ्ट पोर्शन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन। तो ये होता है प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज होती है। पहला कि द साइज ऑफ इमेज इज exactly equal to the size of object। दूसरा ये हो गया कि the distance of image from the mirror is exactly equal to the distance of object from the mirror, मतलब मिरर के सामने जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर पे मिरर के पीछे इमेज भी बनेगा। और थर्ड ये होता है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्स्ड होता है, लैटरली इन्वर्स्ड होता है, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन इमेज का राइट पोर्शन हो जाता है और इमेज का राइट पोर्शन ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन, इस तरह से कुछ। ठीक है,
तो ये होते हैं प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज के प्रॉपर्टीज। लेकिन हमको प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे कुछ खास नहीं जानना है, हमको बेसिकली जो पढ़ना है यहाँ पर वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अब सबसे पहले ये देखना है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर भी एक मिरर ही होता है, बस फर्क ये है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो बिल्कुल ही स्ट्रेट था, प्लेन था, लेकिन स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है, वो कर्व्ड होता है, इस तरह से हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसके इधर सिल्वरिंग किया हुआ है तो ये देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ये कर्व्ड है। ऐसे भी हो सकता है कि हम क्या करें, इस बार इसके इस तरफ सिल्वरिंग कर दें, तो इसका ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा स्फेरिकल मिरर। अ मिरर व्हिच हैज अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होगा तो वो स्फेरिकल मिरर होगा। ठीक है, ये हो गई स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बातें हो गई। ठीक है, अब हमको जानना है कि जो स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ने हैं, दैट इज दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। पहला है कॉनकेव मिरर। टाइप्स की अगर बात करें या फिर सीधे ऐसे लिख लेते हैं, दो टाइप है ना, तो पहला तो पढ़ना है कॉनकेव मिरर के बारे में और दूसरा पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है क्लास 10th में। ठीक है, कि क्या है कॉनकेव मिरर, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूज कहां कहां करते हैं और इससे जो इमेज बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है। सेम जो चीजें कॉनकेव में दिखेंगे वही सेम चीजें कॉन्वेक्स में दिखेंगे। क्या है कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज कहां करते हैं, इसमें जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर को। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने तो जान ही लिया कि अ मिरर व्हिच हैज अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। और उसके दो टाइप्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए सीधे कॉनकेव पर आते हैं। चलिए ये कॉनकेव मिरर है क्या, तो ये भी एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ही है। तो अभी जो मैंने स्फेरिकल मिरर के लिए जो दो डायग्राम्स यहाँ पे बनाए थे उसमें जो पहला वाला डायग्राम बनाया था वो कॉनकेव मिरर का ही डायग्राम था, ये वाला। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ही डायग्राम था। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट डायरेक्शन में कर्व्ड है, वो इनवर्ट डायरेक्शन में कर्व्ड है। ठीक है, अंदर की तरफ धसा हुआ है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, is curved towards inward is known as कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर वैसा स्फेरिकल मिरर हो गया जिसमें जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, अंदर की तरफ। तो वैसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं अ टाइप ऑफ spherical mirror in which ही लिख लेते हैं, in which the reflecting surface is curved in inward direction, मतलब अंदर की तरफ
धसा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इसका जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डायग्राम के हेल्प से वो ऐसा होता है। ये होता है मेरा कॉनकेव मिरर। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही होता है कॉनकेव मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ कर्व होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ है तो उसमें बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है। बाहर की तरफ निकला हुआ होता है कॉन्वेक्स मिरर में। देख लेते हैं उसको भी। इसको पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 है ये, टाइप ऑफ मिरर का नंबर 2। कॉन्वेक्स मिरर, a type of spherical mirror in which the reflecting surface is curved in inward की जगह हम क्या कर देंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। जो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड रहेगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो स्फेरिकल मिरर जो होगा वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये वाला। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका ये वाला फेस सिल्वर्ड है और इसका ये वाला जो फेस है बाहर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये बाहर की तरफ कर्व्ड है, बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ ये सिल्वर्ड है, यहां से ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जस्ट इसका उल्टा था कॉनकेव मिरर में, ऐसे था, ये सिल्वर्ड था और ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये वाला। तो ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, जबकि कॉनकेव मिरर में बाहर की तरफ कर्व्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो सॉरी माफ करिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में बाहर की तरफ कर्व्ड रहता है और कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और इस तरह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स थे। चलिए अब हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं यहां पर, जो जानना बहुत जरूरी है, जो इन दोनों मिरर्स से, दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। उसको जानना जरूरी है हमारे लिए। टेक्निकल टर्म से ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, दोनों मिरर के लिए चीजें सेम ही होती है, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो अपर्चर यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कॉनकेव मिरर का, इसका जो एकदम मिड पॉइंट होगा, जैसे सपोज वो कहीं इस जगह पर होगा, एकदम जो मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे कॉनकेव के लिए बता रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस पोल से जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करता है, इस पोल से जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करता है, ये वाला, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर सॉरी बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, और इस पोल से जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर और भी कुछ चीजें होती हैं कि यहां पर जब लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस, ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइट रेस, किसी भी तरह की लाइट रेस नहीं, पैरेलल लाइट रेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती हैं,
ठीक है, पैरेलल लाइट रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है मेन फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है मेन फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। ठीक है, जब पैरेलल लाइट बीम्स स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर दोनों लाइट रेज कट करती हैं उसी पॉइंट को हम लोग मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, मेन फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर एक और चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते ही हैं कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स हैं उसको ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स हैं उसको ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो एक बड़े से स्फेयर के एक छोटे से पार्ट है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये मेरा एक बड़ा सा स्फेयर हो गया और ये जो हम जिस फेस को हम जितना पोर्शन को हम सिल्वर किए हैं वो एक छोटा सा पोर्शन हो गया इसका। ठीक है, वो एक छोटा सा पोर्शन हो गया इसका। वो एक छोटा सा पोर्शन हो गया इस बड़े से स्फेयर का, बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन हो गया। ऐसा कंसिडर किया जाता है स्फेरिकल मिरर्स को, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसे ही कंसिडर किया जाता है। ऐसा कुछ कॉन्वेक्स मिरर के केस में अंदर के फेस को सिल्वर्ड किया कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो इसको ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, सिंपली जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो एक बड़े से स्फेयर के एक छोटे से पोर्शन है, बड़े से स्फेयर के एक छोटे से पोर्शन है, और उस बड़े से स्फेयर का जो सेंटर होता है ना उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोला जाता है। मतलब जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, कैपिटल सी से। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऐसा ये प्रूव हो चुका है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले दो चीजें और जान लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ, दो चीजें और जान लेते हैं, दैट इज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम यहां पे देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है ये वाला, दैट इज सी से पी तक का डिस्टेंस, यानी जो सीपी डिस्टेंस होगा वही होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between the center of curvature and the pole is known as radius of curvature। और जो फोकस पॉइंट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एफ पी, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग को यहाँ पे देखने थे। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड है कि
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो डबल होता है फोकल लेंथ का। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। मतलब r इज इक्वल टू 2f। इसका मतलब ये है कि जहां पर f होगा मतलब फोकस पॉइंट जहां पे होगा ठीक उससे डबल डिस्टेंस, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे, मतलब पोल से जितना दूर फोकस पॉइंट होगा उतना ही दूर फोकस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, जितना ये pf डिस्टेंस है उतना ही ये fc डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये बात कर सकते हैं कि cp डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है, cp लाइन का जो मिड पॉइंट है वो फोकस पॉइंट होगा। cp लाइन का जो मिड पॉइंट है वो फोकस पॉइंट होगा। इस तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को जिस भी स्फीयर का पार्ट है वो उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो हम लोग यहाँ डिस्टेंस वाला बात किए थे उसके जगह पे ये भी कह सकते हैं कि जिस भी स्फीयर का पार्ट है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर उस स्फीयर का रेडियस ही उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये तो सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है वो भी देख लिया, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, हमने पोल देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वही पोल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो जो पोल से जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, पोल से जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखना है, अब यहां पर हमारे मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर मान लेते ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये रहा मान लेते हैं मेरा पोल, अगर हम कोई लाइन ऐसे ले जाएं तो क्या ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा? क्या ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पोल से होकर पास कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्यों नहीं हो सकता? हमको ये जानना है फिलहाल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस वही लाइन होता है अगर हम यहां पर पोल पर एक टैंजेंट ड्रॉ करें। टैंजेंट, टैंजेंट मतलब हमको पता है कि किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करने वाला लाइन, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट को टच करने वाला लाइन ही टैंजेंट होता है। तो वही हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पोल पर एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो अगर इस टैंजेंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, जो कि यहां पे दिख भी रहा है, अगर हम टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वेट, अगर हम ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहां पर वो एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। तो ध्यान ये भी रखना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पोल पर जो टैंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वही होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक टर्म्स। पहला हो गया पोल, दूसरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हो गया फोकस पॉइंट, फिर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। दैट इज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो ये था मेरा कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट ध्यान में ये रखना है, कुछ चीजें ध्यान रखना है। क्या कि ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करके सामने की ओर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, बगल में ही बना लेते हैं हम लोग। ये था कॉनकेव मिरर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर।
पहला चीज था पोल। पोल यहां पर क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, तो यहां पर भी वही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, क्योंकि सपोज करते हैं हम लोग यहां से आके यहां पर है, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा पोल। अब इस पोल से जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करेगा वो मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइन हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बातें देखते हैं, अब हम देखते हैं पहले मेन फोकस के लिए, मेन फोकस पॉइंट जो होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने अभी जो स्फेयर वाला कंसिडर किया था, मतलब कि कुछ ऐसा कि कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्फेयर के एक पार्ट को कंसिडर किया जाता है, एक बड़ा सा स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर भी, तो ध्यान रखना है। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही होगा इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉन्केव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। लेकिन यहां पे जो हमको दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, मतलब इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं इस तरफ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, ठीक है। तो यही फर्क होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में यही फर्क होता है कि कॉन्केव मिरर में जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर फोकस पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। ध्यान से देखिए कैसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हो गया। पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वही वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे चला गया। अब देखते हैं मेन फोकस पॉइंट, तो हमने जैसा यहां पे लिखा था कि जब पैरेलल लाइट बीम्स स्ट्राइक करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वही पॉइंट मेरा मेन फोकस पॉइंट होगा। यहां पर देखते हैं कैसे होगा, तो पैरेलल लाइट बीम्स को ले आना है, ठीक है, ये हो गया मेरा एक और, ठीक है, ये हो गया मेरा पैरेलल लाइट बीम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है, रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी और इसके लिए इस तरह से होता है। तो अब ध्यान से देखिए ये दोनों लाइट रेस तो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर कहां मीट करेगा, कहां मीट करेगा, तो क्या इस मिरर के लिए मेरे लिए फोकस पॉइंट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बस यहां पे बात है कि यहां पे रियल फोकस पॉइंट होता है, रियल फोकस पॉइंट, और यहां पे वर्चुअल फोकस पॉइंट होगा, दैट इज इमेजिनरी फोकस पॉइंट होगा। मतलब कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है उनके अगर हम पाथ को पीछे की तरफ ट्रेस करें तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगी वही हो जाएगा मेरा मेन फोकस पॉइंट। मेन फोकस पॉइंट ये सी और थोड़ा दूर होगा, बट यहां पे जगह नहीं है इस वजह से इधर ही हो गया, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलते हुए दिख रहा है, मिल नहीं रहा है, कट नहीं कर रही है, लेकिन कट करते हुए दिख रही है, वही पॉइंट जो होगा मेरा मेन फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। और फिर यहां पोल से लेकर के जो एफ तक का डिस्टेंस है वो मेरा हो जाएगा फोकल लेंथ, और यहां पर भी वो रिलेशन होल्ड करता है कि आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा डबल होगा फोकल लेंथ का, ये रिलेशन दोनों के लिए होल्ड करता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक टर्म्स स्फेरिकल मिरर्स के लिए, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये कुछ बेसिक टर्म्स है। ठीक है, यहां पर दोनों डायग्राम्स बने हुए हैं, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। एक और ध्यान से देखना है, यहां पर एक और बात ध्यान से दिख रहा है कि कॉनकेव मिरर पे जो लाइट रेज फॉल हो रही हैं वो सारी के सारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही है, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लाइट रेज ऐसे जा रही है, इसको ये सिकोड़ करके एक जगह पे ले आ रहा है। ये कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, लाइट रेज को सिकोड़ करके नीचे ले आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पर ले आ रहा है। तो ये कन्वर्जिंग का काम कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर। और जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, जो लाइट रेज आ रही थी वो और फैल गई रिफ्लेक्शन के बाद, वो जो लाइट रेज ऐसे जा रही थी वो अब ऐसे जा रही है, फैल जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। रीजन इसके पीछे सिर्फ यही है कि कॉनकेव मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है और कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर मेरा कन्वर्जिंग हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया मेरा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहां पर कुछ जो बेसिक टर्म्स हमको जानने थे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसका रे डायग्राम देखना है, इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखनी है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, होप करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे किसी भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।